नमस्कार साथियों। आज अपन मुद्रा का परिमाण सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। इस सिद्धांत पर प्रकाश डालेंगे। क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। देखिए, मुद्रा का परिमाण सिद्धांत, सबसे पहले अपन इसकी परिभाषा देखते हैं कि मुद्रा का परिमाण सिद्धांत यह बताता है कि मुद्रा की मात्रा तथा कीमत स्तर में क्या संबंध पाया जाता है। अर्थात मुद्रा का परिमाण सिद्धांत हमें यह बताता है कि मुद्रा की मात्रा और कीमत स्तर में क्या संबंध पाया जाता है। साथ ही ये भी बताता है कि मुद्रा की मात्रा और मुद्रा के मूल्य में क्या संबंध पाया जाता है। तो मुद्रा का जो परिमाण सिद्धांत है हमें यह बताता है कि मुद्रा की मात्रा और कीमत स्तर में तो सीधा प्रत्यक्ष आनुपातिक संबंध पाया जाता है, जिसका ये तात्पर्य है कि मुद्रा की मात्रा दुगनी होने पर कीमत स्तर भी दुगना हो जाता है तथा मुद्रा की मात्रा आधी रहने पर कीमत स्तर भी आधा हो जाता है। साथ ही ये भी दर्शाता है कि मुद्रा की मात्रा और मुद्रा के मूल्य में विपरीत संबंध पाया जाता है। यानी कि यदि मुद्रा की मात्रा दुगनी कर दी जाए तो मुद्रा का मूल्य आधा होगा तथा मुद्रा की मात्रा 3 गुनी करने पर मुद्रा का मूल्य एक तिहाई रहता है। इस प्रकार मुद्रा का जो परिमाण सिद्धांत है, यानी कि मुद्रा की मात्रा तथा कीमत स्तर में क्या संबंध पाया जाता है, मुद्रा की मात्रा और मुद्रा के मूल्य में क्या संबंध पाया जाता है। यानी कि यह हमें ये बताता है कि मुद्रा की मात्रा और कीमत स्तर में सीधा संबंध पाया जाता है, जिसका जो डायग्राम है वो, यानी कि अपन इसको डायग्राम के आधार पर भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। यानी कि डायग्राम में क्या होता है कि इसका जो क्षैतिज अक्ष है उसको मुद्रा की मात्रा लेंगे और लंबवत अक्ष पर कीमत स्तर को लेंगे, और इसका जो डायग्राम होगा यानी कि मुद्रा की मात्रा और कीमत स्तर के बीच जो संबंध पाया जाने वाला जो वक्र होगा वो धनात्मक ढाल का होगा, सीधी रेखा वाला होगा। ऐसे ही मुद्रा की मात्रा और मुद्रा के मूल्य में जो संबंध दर्शाएगा वो वक्र, वह वक्र यानी कि ऋणात्मक ढाल का होगा, जिसके, और इस वक्र में क्या होगा कि नीचे वही मुद्रा की मात्रा और लंबवत अक्ष पर अपन यहाँ मुद्रा का मूल्य लेते हैं, क्योंकि मुद्रा की मात्रा और मुद्रा के मूल्य में विपरीत संबंध पाया जाता है, इसलिए यहाँ नीचे मुद्रा की मात्रा और इधर यानी कि लंबवत अक्ष पर अपने मुद्रा का मूल्य लेते हैं। और साथ ही यहाँ पर यह भी बताता है कि मुद्रा की मात्रा तथा मुद्रा के मूल्य में संबंध को जो दर्शाने वाला वक्र है वो आयताकार अतिपरवलय की तरह का होता है, यानी कि सीधी रेखा के रूप में नहीं होता है, आयताकार अतिपरवलय की तरह का होगा, ऋणात्मक ढाल का होगा। अब आप आइए, यानी कि देखिए, मुद्रा का जो परिमाण सिद्धांत है उसके दो रूप होते हैं। मुद्रा का जो परिमाण सिद्धांत है उसके दो रूप होते हैं। एक तो होता है ट्रांजैक्शन अप्रोच, यानी कि सौदों का दृष्टिकोण। इस दृष्टिकोण का संबंध मुख्यतः इरविंग फिशर से है। और दूसरा है नगद बकाया दृष्टिकोण, जिसको कैश बैलेंस अप्रोच, कैश बैलेंस अप्रोच, या फिर इसको कैम्ब्रिज अप्रोच यानी कि कैम्ब्रिज दृष्टिकोण के नाम से भी जाना जाता है। और ये कैम्ब्रिज जो दृष्टिकोण है वो कैम्ब्रिज विचारधारा से जुड़ा हुआ है, जिसे मार्शल, पिगू, रॉबर्टसन और किंग्स आदि अर्थशास्त्रियों ने प्रस्तुत किया था। तो कहने का मतलब ये कि मुद्रा का जो परिमाण सिद्धांत का अपन अध्ययन करेंगे उसमें अपन मुद्रा के परिमाण सिद्धांत के दो रूप का अध्ययन करेंगे, दो इसके रूप है उनका अध्ययन करेंगे। पहला मैंने आपको बताया सौदों का दृष्टिकोण, ट्रांजैक्शन अप्रोच, जिसका संबंध इरविंग फिशर से। दूसरा नगद बकाया दृष्टिकोण, जिसको कैश बैलेंस अप्रोच भी कहते हैं, कैम्ब्रिज अप्रोच भी कहते हैं, यानी कि कैम्ब्रिज दृष्टिकोण। इसका जो संबंध है वो कैम्ब्रिज विचारधारा से जुड़े हुए जो अर्थशास्त्री मार्शल, पिगू, रॉबर्टसन, किंग्स आदि से है। अब अपन सबसे पहले लेते हैं पहला, सौदों का दृष्टिकोण। तो सौदों का दृष्टिकोण देखिए, प्रोफेसर इरविंग फिशर ने मुद्रा के परिमाण सिद्धांत के संबंध में, यानी कि सौदों का जो दृष्टिकोण है उसका अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द परचेजिंग पावर ऑफ मनी में 1911 में इसका प्रतिपादन किया था। किसने किया था? इरविंग फिशर ने। और ये सीधी सी बात ये है कि ये जो दृष्टिकोण है, सौदों का दृष्टिकोण है, ये फिशर द्वारा दिया हुआ है। और फिशर
और इस दृष्टिकोण में फिशर हमें ये बताता है कि मुद्रा की मात्रा और कीमत तीसरे में क्या संबंध पाया जाता है। मुद्रा की मात्रा और कीमत तीसरे में क्या संबंध पाया जाता है, मुद्रा की मात्रा और मुद्रा के मूल्य में क्या संबंध पाया जाता है, ये इरविंग फिशर इस दृष्टिकोण में हमें बताते हैं। अर्थात इरविंग फिशर हमें यह बताते हैं कि मुद्रा की मात्रा और कीमत इस तरह में सीधा संबंध, प्रत्यक्ष संबंध होता है, और मुद्रा की मात्रा और मुद्रा के मूल्य में विपरीत संबंध पाया जाता है। अब इसकी मान्यताएं लीजिए। देखिए, इरविंग फिशर के द्वारा प्रतिपादित जो शोधों का दृष्टिकोण, उसकी मान्यताएं, सबसे पहली मान्यता है इसमें कैपिटल एम है। यहाँ एम, अंग्रेजी का जो अक्षर एम है, एम करेंसी मुद्रा की मात्रा को दर्शाता है। एम करेंसी मुद्रा की मात्रा, सिक्के और पत्र मुद्रा, यानी कि कहने का मतलब यह है कि पहली जो मान्यता है वो है एम, देखो एम तो करेंसी मुद्रा की मात्रा को प्रदर्शित होता है जिसमें सिक्के और पत्र मुद्रा दोनों आते हैं, और एम प्राइम है साख मुद्रा, जो साख का मतलब बैंक जमा के रूप में होती है। अब यहाँ अपन जो मान्यता लेते हैं वो एम व एम प्राइम का अनुपात स्थिर मान करके चलते हैं। अतः एम के बदलने पर एम प्राइम की भी उसी अनुपात में बदलता है। यानी कि कहने का मतलब सबसे पहली जो मान्यता है शोधों के दृष्टिकोण की वो है एम व एम प्राइम का अनुपात स्थिर रहता है। अर्थात एम में जिस अनुपात में एम के बदलने पर एम प्राइम भी उसी अनुपात में बदलता है। यानी कि जिस अनुपात में एम बदलेगा उसी अनुपात में एम प्राइम भी बदलेगा। जैसे मान लीजिए कि एम का मान 100 और एम प्राइम का मान दे रखा है 200। अब यदि एम में अगर अपन दुगना करते हैं, एम 100 की जगह अगर 200 करते हैं, तो एम प्राइम भी 200 की जगह 400 हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब कि एम और एम प्राइम का अनुपात स्थिर रहता है। यानी कि जिस अनुपात में एम बदलता है उसी अनुपात में एम प्राइम भी बदलता है। दूसरी इसकी मान्यता लीजिए, करेंसी मुद्रा का आय प्रचलन वेग v तथा साख मुद्रा का आय प्रचलन वेग v प्राइम भी स्थिर रहता है। अब यहाँ आय प्रचलन वेग की परिभाषा, यानी कि आय प्रचलन वेग, मुद्रा का आय प्रचलन वेग का मतलब ये हो गया कि एक निश्चित समय अवधि, सामान्यतः 1 वर्ष की अवधि में मुद्रा वस्तु और सेवाओं के लेन देन में जितने हाथों से गुजरती है उसे मुद्रा का आय प्रचलन वेग कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि 1 वर्ष में मुद्रा 4 हाथों से गुजरती है तो v का मान होगा 4 होगा। ये मुद्रा का आय प्रचलन वेग की परिभाषा है। क्या होगी कि एक निश्चित समय अवधि, सामान्यतः मान लीजिए कि 1 वर्ष के दौरान मुद्रा वस्तु व सेवाओं के लेन देन में कितने हाथों से गुजरती है उसे मुद्रा का आय प्रचलन वेग कहते हैं। मान लीजिए कि 1 वर्ष में मुद्रा 4 हाथों से गुजरती है तो उसे, यानी कि मुद्रा का जो आय प्रचलन वेग v होगा वो 4 होगा, 4 होगा। तीसरी इसकी मान्यता है टी, सौदों की संख्या स्थिर रहती है। यानी कि लेन देन जो होंगे वर्ष के विशेष के दौरान वो भी स्थिर माने गए हैं। चौथी मान्यता है कि मुद्रा विनिमय के माध्यम का कार्य करती है, इसका संचय नहीं किया जा सकता। अर्थात सारी की सारी मुद्रा व्यय कर दी जाती है। यानी कि मुद्रा क्या है कि विनिमय का माध्यम का कार्य करती है और इसका संचय नहीं किया जा सकता, सारी की सारी मुद्रा व्यय कर दी जाती है। अगली जो मान्यता है वो है अर्थव्यवस्था में वस्तु विनिमय प्रणाली नहीं पाई जाती। अर्थव्यवस्था में वस्तु विनिमय प्रणाली नहीं पाई जाती, सारे के सारे लेन देन मुद्रा के माध्यम से ही संचालित या मुद्रा के माध्यम से ही संपन्न किए जाते हैं। अगली जो मान्यता है इसकी वो ये है कि इसका संबंध दीर्घकाल से है। यानी कि फिशर द्वारा जो प्रतिपादित शोधों का जो दृष्टिकोण है, इस दृष्टिकोण का संबंध किससे है, दीर्घकाल से है। अगली जो मान्यता है वो पूर्ण रोजगार की मान्यता, यानी कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार पाया जाता है। अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार पाया जाता है। बाकी आगे देखेंगे। धन्यवाद।